दिस प्लैनेट, राइट। तो अगर हमें इसको मेंटेन करना है तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो इस लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन, राइट। तो अभी आपका जो रिप्रोडक्शन है, तो रिप्रोडक्शन क्या कहता है, रिप्रोडक्शन क्या कहता है बेटा, Formation of new organism from pre-existing organism. Formation of new organism from the pre-existing organism. Yeah, the process through which we can maintain the number of species on this planet is called as reproduction. Reproduction का क्या है बेटा, the process through which can maintain or we can form the number of species on this planet, right? तो ये होता है आपका reproduction. अभी जो reproduction है इसका advantage क्या है बच्चा, what is advantage of reproduction, क्या advantage हो सकता है, New and Again. evolved species are formed. Yeah, it's maintain the number of species. फिर आपका न्यू स्पीशीज फॉर्म हो सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। हर चीज तो आपका ये किसके थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा बेटे, Reproduction. रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, राइट। अभी यहाँ पे आपका जो रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन बेसिकली आर ऑफ टू टाइप दैट वी ऑल नोस। कौन सा है आपका, फर्स्ट इज asexual and second is sexual, राइट। आपका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, डू नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। तो इसमें कितना चाहिए रहता है, हाँ बोलिए गौतम। Process of formation of living organisms and organisms of same species without involvement of gametes. Yeah, asexual, that is formation of new species without involvement of gamete. तो आपका जो asexual होता है, that's right गौतम, इसमें क्या होता है, they involve only one parent, सिर्फ यहाँ पे एक ही parent होते हैं। और वहीं पे sexual reproduction में they involve Two parents. two parents, do not allow the fusion of gamete, the gamete do not fuse, so do not allow fusion of gametes. gametes। ये क्या करेगा, fusion of Gametes. यहाँ पे गैमेट्स फ्यूज होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका सेक्सुअल में क्या होगा, द ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल टू दी Parent. या इट इज आइडेंटिकल टू दी पेरेंट, ये पेरेंट से आइडेंटिकल होता है। और ये Different. it is different from the parent। ये पेरेंट से डिफरेंट होते हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं और ये डिफरेंट होते हैं। अभी यहाँ पर नेक्स्ट अगर मैं पूछूं तो ये जो है इट डू नॉट फॉलो वेरिएशन एंड एवोल्यूशन, वेरिएशन एंड एवोल्यूशन ये फॉलो नहीं करता। और ये सेक्सुअल क्या फॉलो करता है, Variation and evolution. आपको पता है ना वेरिएशन क्या है बेटा, Yes. या ये जो वेरिएशन आते हैं उसी वेरिएशन की वजह से होता है एवोल्यूशन। तो क्लोनिंग एग्जैक्टली किसमें होगा, असेक्सुअल में या सेक्सुअल में, Asexual. या एसेक्सुअल दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, ये क्लोन्स फॉर्म करता है। तो ये क्या हो गया आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी यहाँ पर जो asexual reproduction that is followed by both unicellular and multicellular organism, asexual followed by both unicellular as well as multicellular Multicellular. यूनिसेलुलर भी फॉलो करता है और मल्टीसेलुलर भी इसको फॉलो करते हैं। तो अभी देखेंगे कि यूनिसेलुलर रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और वो कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन फॉलो करता है बेटा, फर्स्ट इज Binary fission. Binary fission. Binary बाइनरी fission. फीचर। तो आपको जो बाइनरी फीचर है कितने टाइप का है, देखो यहाँ पे बाइनरी फीचर आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला आपका लॉन्जिट्यूडनल, अभी जो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फीचर फॉलो कर रहा है ये कौन है, Euglena. यूग्लिना।
तो देखो लॉन्जिट्यूडनल मतलब वो ऊपर से, यहाँ से क्या कर रहा है वो अपनी बॉडी को, बेटा यहाँ पे अपनी बॉडी को वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो भी कहाँ से, अपर, वो भी लॉन्जिट्यूडनल फॉर्म, दिस इज लॉन्जिट्यूडनल। तो यहाँ पे ये लॉन्जिट्यूडनल मतलब यहाँ से अपनी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करके 2 सेल फॉर्म करता है। अभी यहाँ पर दूसरा है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स बाइनरी फीचर मतलब ये सेंटर से कर रहा है। अब ये सेंटर से बाइनरी फीचर क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कहाँ पर है, सेंटर में। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी को डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या डिवाइड करना होगा अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ सेल डिवीजन, न्यूक्लियस डिवाइड करना होगा। तो अगर इसका सेंटर में न्यूक्लियस है तो इसके लिए इसने अपना डिवीजन कहाँ से स्टार्ट किया बेटा, सेंटर। इसके लिए ये ट्रांसवर्स बाइनरी फीचर। कौन है ये, पैरामोशियम। कैसा है इसका, इसका शेप कैसा है, स्लीपर शेप। कैसा शेप है इसका, स्लीपर शेप। स्लीपर शेप का। फिर इर्रेगुलर बाइनरी फीचर मतलब सिंपल बाइनरी फीचर, कौन फॉलो कर रहा है, अमीबा। तो अभी हमारा जो बाइनरी फीचर है वो 3 टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, जहां से वो बाइनरी फीचर करते हैं। तो आपका लॉन्जिट्यूडनल फॉलोड बाय यूग्लिना, ट्रांसवर्स फॉलोड बाय द पैरामीशियम, और आपका इर्रेगुलर फॉलोड बाय द अमीबा। जब ये बाइनरी फीजन हो रहा है, बाइनरी फीजन में एग्जैक्टली न्यूक्लियस भी डिवाइड हो रहा है और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है, राइट? यस। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो डिवीजन है, मतलब ये जो उनका बॉडी डिवाइड हो रहा है, कौन से टाइप का डिवीजन फॉलो कर रहा है, माइटोसिस, माइटोसिस या अमाइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस एंड अमाइटोसिस, या ये फॉलो करता है माइटोसिस और अमाइटोसिस। तो आपका जो भी बाइनरी फीजन या जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो फॉलो करेगा क्या, अमाइटोसिस और अमाइटोसिस। माइटोसिस। अमाइटोसिस क्या होता है, दैट इज अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल सेल डिवीजन। अमाइटोसिस क्या कहता है बेटा, अनइक्वल सेल डिवीजन। और माइटोसिस तो इक्वल करता है ना, तो सारे ऑर्गेनिज्म इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, कुछ ही है जो इक्वली डिवाइड होते हैं, सारे के सारे इक्वल डिवीजन नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है, ये अनइक्वल सेल डिवीजन फॉलो करता है और कोई इक्वल फॉलो करता है। जो इक्वल फॉलो करेगा वो माइटोसिस, और जो अनइक्वल डिवाइड करेगा अपने ऑर्गेन को वो क्या होगा, दैट इज अमाइटोसिस। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल फीजन। मल्टीपल फीजन कौन करता है जनरली, हमने अपने बुक में जो अमीबा आपने पढ़ा है, अमीबा के अलावा भी एक होता है, अमीबा जो होता है ये दूसरे फॉर्म में भी होता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम वाला वर्ड है, प्लाज्मोडियम वाला वर्ड हम किसके लिए यूज करते पता है, कौन है ये, जो आपको मलेरिया कॉज करता है, जो आपको मलेरिया ये बीमारी कॉज करता है। मलेरिया एक कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। अभी देखो अमीबा एंड प्लाज्मोडियम ये कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म है, ये बैक्टीरिया है, फंजा है या प्रोटिस्टा है, क्या है ये, बैक्टीरिया। अमीबा, बैक्टीरिया है, ओके। अमीबा जो है वो एनिमल है बेटा, अमीबा क्या है, प्रोटिस्ट, एनिमल है। तो ये एनिमल जैसा है, ये एनिमल जैसा है, तो ये क्या है, प्रोटिस्टा, जिसको हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं। तो आपको जो मलेरिया कॉज करता है वो कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम। तो अमीबा, प्लाज्मोडियम ये सब कौन होते हैं, दे ऑल आर प्रोटिस्टा और प्रोटोजोआ। तो ये दोनों, चाहे अमीबा है या आपका प्लाज्मोडियम है, ये दोनों जो है ये क्या करेंगे यहाँ पर, ये अंडर फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन, मोस्ट ऑफ डिपेंड इन अ फेवरेबल कंडीशन, इनका जो सिंगल सेल है वो सेल का सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस। सिर्फ ये न्यूक्लियर डिवीजन करते हैं। जब ये सारे न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं तो पूरा बहुत सारे अंदर डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं और उसका बॉडी ऊपर से थिक हो जाता है। तो जब ये थिक बॉडी फॉर्म होता है, इस पूरे बॉडी को न्यूक्लियस के साथ में हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। अब ये जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, फेवरेबल कंडीशन मतलब समझ जाइए, अनफेवरेबल कंडीशन है फॉर्म में। फेवरेबल कंडीशन मतलब वाटर, इसको जैसे ही वाटर मिला या न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हुआ
ये बॉडी फूट जाएगी और ये जो बाहर निकलेंगे इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमेबा अमेब्यूल्स कहते हैं अमेबुले इसको। अमेब्यूल्स, बुले नहीं, अमेब्यूल्स कहते हैं इसको। बेबी है ना अमीबा का, बेबी न्यूक्लियस है, तो इसको हम अमेब्यूल्स कहते हैं। समझे आप? अमीबा का अगर है तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? Amoebius. अमेब्यूल्स। क्लियर इतना? Yes. नेक्स्ट है आपका बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग इन ईस्ट, नॉट इन हाइड्रा, यूनिसेलुलर है, बडिंग इन ईस्ट। तो ईस्ट बडिंग में ईस्ट सेल, हमने ईस्ट को बहुत ज्यादा जगह पे देखा है कि ईस्ट क्या है, अभी बताएंगे, अभी लास्ट लेक्चर में शायद डिस्कशन हुआ था। ईस्ट क्या है? Fungi. फंजाई या ईस्ट हमारा फंजाई है। तो ये ईस्ट अपनी बॉडी को मल्टीप्लाई कैसे करता है? यहाँ पे पहला ईस्ट ये अपने बॉडी पार्ट को एक्सटेंड करेगा, न्यूक्लियस को एक्सटेंड करेगा, एक्सटेंड करके वो डायरेक्टली एक नया बर्ड यहाँ पे फॉर्म करता है। तो जो न्यू बर्ड फॉर्म होता है, न्यू बर्ड फिर एक और बर्ड बनाता है, फिर ये जो बर्ड है वो एक और बर्ड बनाता है, देयर लाइक दैट देयर फॉर्मिंग चेन ऑफ बर्ड्स। और ये बर्ड जैसे मैच्योर होते करते रहते हैं, मतलब इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन को कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है बेटा? 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में हमारा ईस्ट जो है पूरा का पूरा बडिंग कर लेता है। कितना टाइम लगेगा उसको डिवाइड होने में? पूरा 90 मिनट। 90 मिनट्स। अभी हम देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहला क्या देख रहे हैं? फ्रेगमेंटेशन। देखो फ्रैगमेंट की बात कर रहा है, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट मतलब क्या होता है बेटा? पीसेस। फ्रैगमेंट मतलब क्या होता है? पीसेस। तो आपका जो फ्रैगमेंटेशन है ये कौन फॉलो करता है? Spirogyra. स्पाइरोगायरा। ये फॉलो करता है आपका स्पाइरोगायरा। इसका नाम स्पाइरोगायरा क्यों है? Spiral shape. क्या? स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट है इसका। ये जो आप देख रहे हो स्पाइरल शेप, ये क्या है इसका? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल शेप का होने की वजह से इसका नाम क्या रखा है इन्होंने? स्पाइरोगायरा। तो ये आपका स्पाइरोगायरा स्पाइरल शेप का है, जिसकी वजह से इसका स्पाइरोगायरा, क्लोरोप्लास्ट स्पाइरोगायरा स्पाइरल शेप का, इसके लिए स्पाइरोगायरा। तो यहाँ पे स्पाइरोगायरा ये क्या है? अलगे है। क्या है बेटा ये? Algae. एल्गे है, एक्वाटिक है। ये स्पाइरोगायरा पता है क्या है? अभी बारिश के सीजन में देखो हर जगह ग्रीन ग्रीन पैच आ गया रहेगा, जिसके ऊपर हम फिसल के गिरने वाले हैं, कोई एक गिरेगा हम में से, वही है, यही है स्पाइरोगायरा, जो आपको फिसल के गिराता है डायरेक्टली, दैट इज स्पाइरोगायरा। तो ये वाटर के अंदर की जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सारे न्यूट्रिएंट को लेके अपने बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है और हर एक पीस इंडिविजुअल बॉडी में कन्वर्ट होता है, दैट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट होना मतलब ये क्या करेगा? अंडर द वाटर बाय यूजिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लेगा। समझा इतना आपको फ्रैगमेंटेशन? यस। नेक्स्ट से बडिंग। अभी मल्टी सेलुलर में बडिंग कौन फॉलो कर रहा है? हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा इज व्हाट? प्लांट है, एनिमल है, प्रोटोजोआ है या फंजाई है, बैक्टीरिया है? जी प्लांट, एक्वेटिक प्लांट। तुम लोग का फाइलम पढ़ के क्या फायदा भाई? Cnidaria. नाइडेरियंस कौन है? Animals. एनिमल। तो हाइड्रा क्या है? ये Animal. हाँ, वो प्लांट जैसा दिख रहा है इसके लिए। तो हाइड्रा इज व्हाट? Animal. हाइड्रा एनिमल है। तो हाइड्रा क्या करता है? यहाँ पे अपने बॉडी पार्ट को एक्सटेंड करता है जहां पे इसके रीजेनरेटिव सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं? रीजेनरेटिव सेल होते हैं। ये रीजेनरेटिव सेल से यहाँ पे बॉडी पार्ट फॉर्म करता है, इसको तब तक नरिश करता है जब तक इसका बेबी डेवलप नहीं हो जाता, और जैसे ही मैच्योर होता है उसको अपने बॉडी से डिटैच कर देता है और वो इंडिविजुअली ग्रो हो जाता है, दैट इज बडिंग इन हाइड्रा। नेक्स्ट है आपका रीजनरेशन। यहाँ पे देखिए रीजनरेशन मतलब कोई पार्ट अगर डैमेज हो गया तो उस पार्ट को अपने आप रिफॉर्म कर लेता है। तो जनरली आपने किसका देखा है? यहाँ पे आपने बुक में जो देखा है किसका? Planaria. प्लैनेरिया का देखा है हमने। और दूसरा हाइड्रा भी करता है, हाइड्रा भी रीजनरेशन में पार्टिसिपेट करता है बेटा। अभी देखो प्लैनेरिया एक ऐसा एनिमल है, ये अपनी बॉडी को इन्होंने एक्चुअली
किसी ने देखा नहीं कि प्लेनेरिया अपनी बॉडी को तोड़ रहा है। एक्चुअली जो आपको ये इमेज आज पढ़ रहे हो, ये क्या किया था किसी साइंटिस्ट ने, प्लेनेरिया को उसकी बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया। तो जब उसकी बॉडी को उन्होंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया, 3 पीसेस में, तो हर पीस से वो अपनी नई बॉडी फॉर्म करने लगा बेटा। हर पीस से क्या फॉर्म करने लगा? वो पूरी की पूरी बॉडी डेवलप करने लगा। तो उन्होंने बोला कि प्लेनेरिया इज अ ऑर्गेनिज्म जो अपने बॉडी के एक पार्ट से लेकर दूसरा पार्ट वो फिर से फॉर्म कर सकता है। इवन दो स्टारफिश भी करता है। इफ यू आर आपका जो स्टारफिश है, अगर स्टारफिश का आप ये ट्यूब फिट कट कर दो, ये आप कट कर दो, तो ये फिर से उसको रीजनरेट कर लेता है। इवन दो लिजर्ड का टेल अगर कट हो जाता है, फिर से वो टेल रिफॉर्म करता है, राइट? Yes. तो ये सब क्या हो गया? ये सब रीजनरेशन हो गया। ये सब क्या हो गया? Regeneration. रीजनरेशन। क्या रीजनरेशन इज इट रियली अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन? No. नॉट एट ऑल ना। रिप्रोडक्शन में नया ऑर्गेनिज्म बनता है। बॉडी का अगर कोई पार्ट रिफॉर्म हो रहा है, बॉडी का कोई पार्ट रिपेयर हो रहा है, तो दैट इज अ रिपेयरिंग प्रोसेस, इट्स नॉट अ रिप्रोडक्शन, राइट? Yes. दैट्स व्हाई रीजनरेशन इज नॉट अ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है आपका रीजनरेशन के बाद में वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अभी आपका जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, दैट वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये कौन फॉलो करता है? Plants. प्लांट्स फॉलो करता है। प्लांट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप का नाम है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्लांट जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? Vegetative propagation. प्रोपगेशन कहते हैं। अभी जो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव पार्ट्स करते हैं प्लांट्स के। कौन करता है ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन? कौन करता है? प्लांट के Vegetative parts. प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स करते हैं बेटा। प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं? Root. Stem and leaves. या Leaf. रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये क्या है उसके? वेजिटेटिव पार्ट्स। मतलब रूट को आपने कट करके, जैसे कोई प्लांट है, कोई ट्री आपने कट किया, नीचे रूट है, तो आप देखोगे साइड से नया प्लांट फिर से आने लगता है, नीचे रूट है तो, ठीक है? आपने स्टेम कट किया, जैसे अपन बोलते हैं किसी घर पे गए, अपने को रोज का प्लांट अच्छा लग गया, जासवंत का प्लांट अच्छा लगा, आपने देख फांदी दो ना कट करके, ये हमको भी चाहिए, या जब कट करोगे तो फांदी दे देना, वो ब्रांच दे देना, हम यही बोलते हैं ना, am I right? Yes. तो जो ब्रांच लेके हम लगाते हैं, तो वो लगा के हम सॉइल में डाल, मतलब सॉइल में जब डाल देते हैं, मेरा प्लांट फिर से आ जाता है, तो भी क्या हो गया? स्टेम से ही प्लांट बना, राइट? Yes. लीफ में आपका एक लीफ है ब्रायोफाइलम। ये जो ब्रायोफाइलम लीफ है, इसको हम पान फूटी कहते हैं बेटा। कॉमनली क्या कहते हैं इसको हम लोग? पान फूटी। ये बहुत ही कॉमन प्लांट होता है। ये बहुत ही क्या है? Common plant. ये हमारा बहुत ही कॉमन प्लांट है हमारे एरिया में। तो ये जो हमारा पान फूटी होता है, पान फूटी का जो लीफ जमीन पे गिरता है, तो उसके हर पार्ट से यहाँ से क्या आता है? रूट आता है। क्या आता है? यहाँ से रूट आता है, और उसके ऊपर यहाँ पे क्या आता है? शूट आता है। ऊपर क्या आता है बेटा? Shoot. शूट। तो यहाँ से नीचे रूट आता है, शूट। जितने भी उसको आपको ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे डिप्रेशन, हर जगह से हर एक नया प्लांट आता है। तो ये लीफ के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पे देखो स्टेम, पोटैटो इज व्हाट? पोटैटो स्टेम है, याद रखना। पोटैटो रूट नहीं है। नहीं है, पोटैटो स्टेम है। इवन दो आपका जो ये गार्लिक है, ये अनियन है, ये सॉरी ये गार्लिक है। ये गार्लिक क्या है? गार्लिक क्या होगा? रूट या स्टेम? Stem. या क्योंकि इसके नीचे अपने को रूट दिखता है ऐसे, दिखता है ना? अनियन, अनियन क्या है? रूट, रूट या स्टेम? Stem. अनियन भी हमारा स्टेम है। तो ये सब क्या है आपका? दैट इज अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन द प्लांट। अभी लास्ट क्या है आपका मल्टी सेलुलर में? स्पोर Formation. फॉर्मेशन कौन करता है? एग्जाम्पल है आपके इसमें Orange. क्या है? एग्जाम्पल क्या है? Orange. म्यूकर है, म्यूकर। स्पोरेंजियम तो बैग है उसका, म्यूकर इज एग्जाम्पल। अभी आपने सुना था वो बीच में एक न्यूज आ रहा था, पीपल आर डाइड ड्यू टू द ब्लैक फंगस। Yes. ब्लैक फंगस का नाम क्या था? Mucormycosis. म्यूकर माइकोसिस नाम था, राइट? राइट?
Yes. Yes. समझ रहे हो? ये देखो यही था वो। और ये म्यूकर बच्चा, ब्रेड लेके आओ आप घर में, ठीक है, ब्रेड को आप रख दो ऐसे ही, इवन रोटी बनाओ और रख दो आप उसको, थोड़ा ह्यूमिडिटी रहे तो उसके ऊपर देखो पूरा फंगस आ जाता है, आ जाता है। Yes. Yes. यही भाई साहब होते Yes. हैं। अभी आप मेरे को बताओ, ये म्यूकर तो अपने साथ से सालों साल से रह रहा है कि नहीं? Yes. Yes. ये ब्लैक फंगस क्या नया इंट्रोड्यूस हुआ था? No. तो लोग मर क्यों रहते इससे? ये तो अपने घर में ही रहता है भाई, ये तो अपने साथ रहता है हमेशा। मैंने अगर रोटी ऐसी रख दी या मैंने ब्रेड नहीं देखा, बहुत सालों साइड में रह गया, कुछ दिन बाद मैं उस पर देखो फंगस आ गए, और उसमें जो फंगस होते हैं वो म्यूकर होता है, और म्यूकर को हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? Bread mold. क्योंकि जनरली ब्रेड पे ग्रो होता है। और यही फंगस जब हमको डिजीज, मतलब जो लोग मर रहे थे, मतलब जिनके बॉडी में ये दिखा, उन्होंने इसका नाम बड़ा चढ़ा के क्या रख दिया, देखो बेचारे का, म्यूकोमाइकोसिस। राइट, नाम यही रखा ना, म्यूकोमाइकोसिस, यही था ना ब्लैक फंगस का नाम। Yes. Yes. तो अभी अगर ये हमारे आसपास पहले से ही है तो क्या नया इंट्रोड्यूस हुआ था? No. नो। फिर भी लोग इससे मर रहे थे बिकॉज दे ऑल हैव लो Immunity. Immunity. देखो, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम लो हुआ तो आपका दोस्त भी आपका दुश्मन बन जाता है, मतलब बॉडी के अंदर के गुड पैथोजन, गुड बैक्टीरिया भी आपके लिए बैड हो जाते हैं। ये तो एयर में है, समझ रहे हो? ये ऑलरेडी कहाँ है बेटा? Air में. ये ऑलरेडी एयर में है। तो ये था आपका म्यूकोमाइकोसिस, ये म्यूकर जो ब्रेड मोल्ड है, यही लोगों को मार रहा था। व्हाइट फंगस में अभी लोगों ने एक और बताया था, ग्रीन फंगस और व्हाइट फंगस भी बोला था। दूसरा कौन सा बोला था उन्होंने? Green and white fungus. ग्रीन फंगस और व्हाइट फंगस भी बोला। अरे नया नया फंगस आ रहा है। अभी ग्रीन और ये जो व्हाइट फंगस है बच्चा, अगर आपने शेंगदाना खाया है, शेंगदाना कुछ कुछ कड़वा रहता है खाने में, Yes. है ना, ये कड़वा है, खराब हो गया ये, तो उसमें जो फंगस होता है ना, वो यही होता है। और अपन खराब शेंगदाना तो भाई अपन लेके आते, थोड़ा बहुत तो खराब रहता ही है ना उसमें, एक दो, तो वही तो है, वो तो हम पहले से भी खा रहे थे, अब तक तो नहीं हुआ तकलीफ, सडनली क्यों तकलीफ हुआ? दैट इज बिकॉज ऑफ अगेन Low immunity. लो इम्यूनिटी Low पावर। immunity. चीजें हम पहले से सब खा रहे हैं, सब पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जा रही है। चलिए, ये हो गया आपका असेक्सुअल। क्या अभी देखो यहाँ पे, ये जो आपका म्यूकर है, म्यूकर जो का जो स्पोर बैग है उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। म्यूकर का जो स्पोर बैग है क्या है बेटा? Sporangium. स्पोरेंजियम। तो हमारा स्पोरेंजियम क्या है? स्पोर बैग, जिसके अंदर बहुत सारी क्या है? म्यूकर स्पोर है। क्या है बेटा? Mucus spore. Spore. म्यूकर स्पोर। और ये स्पोर जिसके ऊपर आता है, ये पूरा स्पोरेंजियम का बैग, मतलब ये पूरा स्पोरेंजियम जो है, ये बैग जिसके ऊपर आता है, उसको स्टॉक को हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर क्या है? स्टॉक ऑफ द स्पोरेंजियम। ठीक है। अगर नीचे राइजोइड है, अगर ये रूट जैसा स्ट्रक्चर है तो ये म्यूकर नहीं हुआ। अगर ये रूट नहीं होता तो ये म्यूकर है, और अगर ये रूट है तो क्या होगा? Rhizobium. बियम बैक्टीरिया है, ये फंगस है। क्या होगा ये? राइजोपस। समझ रहे हो? अगर राइजोइड जैसा स्ट्रक्चर दिखा तो ये होगा आपका राइजोपस। आपके बुक में ये स्ट्रक्चर दिखाया है और नाम लिखा है म्यूकर का, पर म्यूकर को राइजोइड मतलब ये रूट जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता. नहीं होता। अगर ये पूरी बॉडी में अगर रूट जैसा स्ट्रक्चर, तो क्या बनाता है वो? उसको हम क्या कहते हैं? राइजोपस। याद रखना ये हमेशा, अगर राइजोपस है, अगर ऐसा दिख रहा है वो राइजोपस है, और अगर रूट नहीं दिख रहा है तो म्यूकर है। ठीक है? ठीक है बेटा? Yes. ओके, चलिए देखिए, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम लोग पहला जो देखने जा रहे हैं दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। उतने बड़े टॉपिक को यहाँ पे मैंने काफी शॉर्ट में कर रखा है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। तो अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कहती हूँ तो प्लांट बेसिकली प्लांट के पास प्लांट बेसिकली हैव हाउ मेनी वर्ल्स?
4. Major two whorls, major 2 two whorls. whorls and divide into 4. तो major two whorls में कौन से हैं अपने whorls? Androecium and gynoecium. Major Carpel. two whorls. एक है आपका accessory, 3 and दूसरा है essential. yes बेटा, दूसरा है essential. Accessory क्या है? Androecium, gynoecium. बहुत मारेंगे. Calyx and Corolla. Corolla. भूल गए लगता है. And accessories calyx and corolla. और essential मतलब main important जिसके लिए flower है. Androecium and gynoecium. Androecium और gynoecium. एंड्रोशियम एंड गायनोशियम. तो एंड्रोशियम जो इसका पार्ट है, द मेल पार्ट, ये है कौन? Stamen. स्टेमेन. स्टेमेन इज एंड्रोशियम. स्टेमेन इज व्हाट? Androecium. एंड्रोशियम, राइट. तो ये जो एंड्रोशियम है एग्जैक्टली क्या है? स्टेमेन. अब अगर आप हायर स्टडी में आएंगे तो वहां पे एंड्रोशियम नहीं बोलेंगे, वहां पे क्या बोलेंगे? Stamen. Stamen. और उसका फीमेल पार्ट एकदम दिख रही है, एकदम प्रोमिनेंट हमें सेंटर में, कौन है? क्या है ये? गायनोशियम, राइट. Gynoecium. तो गायनोशियम के इस पूरे पार्ट को क्या कहते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरीज, व्हाट? ये है स्टिग्मा, ये है इसका स्टाइल और ये है इसका ओवरी. ओवरी के अंदर है, क्या है ओवरी के अंदर? ये ओव्यूल. तो ये आपका स्टिग्मा, दिस वन इज योर स्टाइल, ये है इसका ओवरी. कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट? बोलिए करिश्मा. Gynoecium. Carpel. कार्पेल. क्या है ये? Carpel. कार्पेल है बेटा. एग्जाम में एंड्रोशियम गायनोशियम क्वेश्चन नहीं आता है, ये आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आएगा आपको. स्टेमेन एंड कार्पेल. तो अभी यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम लोग, किसका क्या देख रहे हैं? फ्लावर. फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द Plants. दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, जिसमें इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको हम कहते हैं इसेंशियल वल्स, जो कि क्या है? स्टेमेन एंड कार्पेल. तो स्टेमेन जो है आपका दैट इज मेल. तो अभी देखेंगे आपका जो स्टेमेन है, स्टेमेन का ये लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या कहते हैं? Filament. फिलामेंट. और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? एंथर. एंथर. तो एंथर एंड फिलामेंट कलेक्टिवली कॉल्ड एज Stamen. स्टेमेन. एंथर एंड फिलामेंट कलेक्टिवली कॉल्ड एज स्टेमेन. और इस एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन. यस, इस एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, राइट. अभी यहाँ पर आपका जो फ्लावर का पार्ट है, फ्लावर के पार्ट में इसका जो स्टॉक है, ये फ्लावर का स्टॉक है. Yes. फ्लावर होल्ड करते हैं, तो फ्लावर के स्टॉक को हम क्या कहते हैं? Pedicel. इसको हम कहते हैं पेडिसेल. ठीक है. अगर पेडिसेल प्रेजेंट है तो क्या होगा? Pedicellate. पेडिसिलेट. और अगर यही नहीं है तो Sessile. सेसिल नहीं कहते उसको, सेसाइल पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? Sessile. सेसाइल. अगर ये स्टॉक नहीं है तो सेसाइल, अगर है तो पेडिसिलेट. तो अभी ये तो हो गया हमारा किसका किसका पढ़ा हमने बेटा? फ्लावर का. अभी हम मेल पार्ट तो हमने देख लिया भाई, उसके पास पोलन ग्रेन है, सब है. अभी हम देखेंगे इसका फीमेल. फीमेल में कौन है? स्टिग्मा है, स्टाइल है और ये ओवरी है. ओवरी है. और देखिए यहाँ पे इस ओवरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या है बच्चा? ओव्यूल. ओव्यूल है. और ये ओवरी जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवरी किस में कन्वर्ट होगा? Fruit. ओवरी क्या बनाएगा? Fruit. फ्रूट. और ये ओव्यूल क्या बनाएगा? Seed. Seed. सीड. तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ओवरी मेरा बनाएगा फ्रूट और ओव्यूल मेरा फॉर्म करेगा Seed. सीड फॉर्म करेगा. अभी यहाँ पर ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या करेगा? स्टिग्मा रिसीव पोलन ग्रेन. Grains. ये पोलन ग्रेन रिसीव करता है. और जो स्टाइल है, स्टाइल कैरी क्या करता है? Pollen tube. पोलन ट्यूब कैरी करता है. और ये पोलन ट्यूब कैरी करके कहाँ पे पहुंचेगा? Ovary. ओवरी के पास में. बट ये पोलन ट्यूब घुसा कहाँ से? ओवरी से कहाँ पे चला गया? Ovule. ओव्यूल के पास में.
अभी जो ओव्यूल है, अगर हम ओव्यूल को देखें तो यहाँ पे भी है, छोटू सा है। इस ओव्यूल में बच्चा ये 2 सेल क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड। क्या कहते हैं, synergy, सिनर्जिड। और ये जो सेंटर में है एकदम मस्त, ये जो है ये क्या है, egg, nucleus, एग। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में एक बड़ा सा सेल है 2 न्यूक्लियस का, इसको हम क्या कहते हैं, पोलार Egg. न्यूक्लियर। क्या कहते हैं इसको, polar nucleus, पोलार न्यूक्लियाई कहते हैं। और इसके नीचे यहाँ पर जो सेल होते हैं इसको हम कहते हैं एंटीपोडल। क्या कहते हैं इसको, antipodals, एंटीपोडल सेल। तो आप मुझे बताएंगे ये पूरा जो स्ट्रक्चर ये किसका है पता है आपको, एम्ब्रियो सैक embryo का। sac, एम्ब्रियो सैक किसके अंदर होता है, over, ओव्यूल। किसके अंदर होता है, ovule, ओव्यूल के अंदर हमेशा आपका होता है एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक में आप मुझे बताएंगे कितना सेल है और कितना न्यूक्लियस है। एम्ब्रियो सैक कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेल्स एंड हाउ मेनी न्यूक्लियस। बोलिए, दिख रहा है ना, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैन यू काउंट, आई हैव केप्ट एवरीथिंग ऑन अ स्क्रीन ओनली। सॉरी ये तरफ हो गया, बोलिए बेटा जी। 2, ये पूरे एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स हैं बच्चा, 4, देखो, या 7, राइट, 7 सेल्ड है। देखो देखो यहाँ पे 2 सिनर्जिड हो गया, राइट। ये तो क्या हो गया, ये क्यों रफ हो जा रहा है, जस्ट अ मिनट। ये 2 क्या हो गए बेटा, these 2 आर सिनर्जिड। उसके बाद में एक एग सेल, मतलब 2 सिनर्जिड सेल 1 एग सेल, यहाँ पे 3 हो गया। पोलर न्यूक्लियर का एक सेल कितना हो गया, 4। और एंटीपोडल कितने सेल है, 3, 3। टोटल कितना हो गया, 7, 7 सेल। न्यूक्लियस कितने हैं, 2, कैन यू काउंट द 2, न्यूक्लियस। 3, हाँ जी, 3, न्यूक्लियस अगर 7 Two. सेल है, 7 सेल है, तो 7 सेल में 2 न्यूक्लियस ही कैसे भाई, ईच सेल हैव देयर ओन न्यूक्लियस, राइट। 8, Yes. 8, 8, क्योंकि आपका पोलर न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लिया है, सिनर्जिड के पास में एक है, एक सेल के पास में एक है। ठीक है, यहाँ पर एंटीपोडल के हर 3 के पास, इधर 3 न्यूक्लियस है, यहाँ 3 न्यूक्लियस है, और पोलर के पास में एस कितना, 2 न्यूक्लियस है टोटल। हाउ मेनी न्यूक्लिया है देयर, 8 nucleus, 8. भाई टेक्स्ट बुक 8 में क्लियर nucleus. लिखा हुआ है ये वर्ड। आपका जो एम्ब्रियो सैक है दैट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियर। दे हैव अ 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा एक न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है इसमें। तो अभी आपका ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर एग है, तो मेरा जो पोलन ग्रेन है, जो पोलन ट्यूब बनाएगा, उस पोलन ट्यूब में क्या रहेगा, दैट पोलन ट्यूब हैव, इसके पास में क्या होता है पोलन ट्यूब में बेटा, मेल गैमेट्स। क्या होता है पोलन ट्यूब में, male gamete, हाउ मेनी मेल गैमेट्स, 2, 2 मेल गैमेट्स होते हैं। इस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। तो अभी देखिए ये आपका जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड जो हमारा स्ट्रक्चर है, अभी ये जो पोलन ट्यूब गया है, तो ये पोलन ट्यूब को बुलाता कौन है अपने पास में, सिनर्जिड। कौन बुलाता है, synergy, सिनर्जिड। और इस पोलन ट्यूब में 2 मेल है, इस पोलन ट्यूब में 2 मेल है। कितने मेल है, 2, दे हैव अ 2 मेल्स, राइट। तो ये पीला कलर नहीं दिख रहा है ना इतना, दूसरा कलर लेते रुको, ग्रीन लेते हैं, चलो। तो ये जो आपके ये 2 मेल गैमेट, दिस 2 मेल गैमेट, तब देखिए यहाँ पे पोलन ट्यूब गया, किसने बुलाया पोलन ट्यूब को, synergy, सिनर्जिड ने बुलाया। जिसके जो बुलाएगा पोलन ट्यूब उसके पास जाएगा, और पोलन ट्यूब जाके सिनर्जिड के घर में घुस जाता है। देखो यहाँ पे जितना लंबा जर्नी करके पोलन ट्यूब जो है वो सिनर्जिड के घर में घुसता है, और उसके घर में घुसेगा तो अपने घर में कोई आएगा तो अपन पानी वानी देंगे ना,
राइट। Yes. तो ये जब यहाँ पे घुसता है तो उसके सेल के अंदर का सारा फ्लूइड ले लेता है। सेल के अंदर क्या करता है बेटा, वो सारा फ्लूइड ले सारा fluid ले फ्लूइड ले लेता है। लेकिन जब इतनी लंबी जर्नी करता है, इतना छोटू सा पोलन ग्रेन जब इतनी लंबी जर्नी करता है तो उसके अंदर वाटर का एक भी कंपोनेंट नहीं रह जाता, एक भी ड्रॉपलेट्स नहीं रह जाते। तो जैसे ही ये पानी अंदर लेता है, वाटर अंदर जाते ही एक प्रेशर क्रिएट होता है ट्यूब के अंदर, और वो प्रेशर की वजह से ट्यूब क्या होता है, फट जाता है। वो प्रेशर की वजह से ट्यूब क्या होता है बेटा, फट जाता है। फट जाता है। तो जब ये ट्यूब फट जाता है तो इसके जो मेल गैमेट्स हैं, तो इसमें आपका एक मेल गैमेट एक के पास आ जाता है, एक प्लस मेल। एक मेल गैमेट कहाँ पे आ जाता है आपके, एक के पास में। जब एग और मेल आपस में कंबाइन होते हैं, एक प्लस मेल, ये क्या फॉर्म करेगा बेटा, एग सेल एंड मेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, Zygote. जाइगोट फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हो गया, और ये जाइगोट क्या बनाएगा आगे, एम्ब्रियो। Embryo. एम्ब्रियो। तो देखो यहाँ पे जाइगोट फॉर्म हो गया, मेल और फीमेल आपस में मतलब यहाँ पे इसने जाइगोट फॉर्म कर दिया। अब सेकंड मेल, सेकंड मेल कहाँ पे जाएगा, किसके पास गया, Polar पोलर nuclei. न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लिया। तो मेरा जब पोलर न्यूक्लिया और सेकंड मेल गैमेट ये आपस में फ्यूज हुए, तो इसने क्या बनाया, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाया बेटा, Endosperm nucleus. एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म किया। तो जब ये दोनों आपस में फ्यूज हुए तो ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया, Endosperm nucleus. एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। तो अभी जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसका क्या काम है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू Zygote. एम्ब्रियो। Embryo. या प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है, Nourishment. नरिशमेंट। तो ये एंडोस्पर्म जो है इस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेटा। तो यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ कितनी बार हुआ है, 2. डबल। 2 टाइम हुआ ना। फर्स्ट टाइम एक के साथ हुआ, सेकंड टाइम पोलर न्यूक्लियस के साथ में हुआ। तो ये क्या हो गया, प्लांट, आपका जो प्लांट जो रिप्रोडक्टिव प्लांट है ये क्या शो करता है, मोस्ट ऑफ डबल डबल फर्टिलाइजेशन। Double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन। समझा आपको डबल फर्टिलाइजेशन, क्लियर। यस। Yes. तो अभी आप मुझे बताइए एंडोस्पर्म है क्या, ये एंडोस्पर्म क्या है जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, बना है। और ये एंडोस्पर्म किसके अंदर फॉर्म हो रहा है, फ्रूट के अंदर या सीड के अंदर, Seed. या सीड के अंदर। तो ये एंडोस्पर्म जो सीड के अंदर फॉर्म हो रहा है बेटा, ये लिक्विड है। तो आपने कोई सीड है जिसमें पानी देखा, लिक्विड, मतलब लिक्विड सीड के अंदर लिया है किसी ने, देखा है। No. अगर मैं दूसरा हिंट दे दूंगी तो तुम लोगों का आंसर ही दे दोगे, बट इसलिए थोड़ा घुमा रही थी मैं तुम्हें। सीड के अंदर पानी, Fruit. हाँ Fruit के अंदर. नहीं, अरे अभी राइट था वो आंसर, एंडोस्पर्म सीड के अंदर है बेटा। द वाटर इनसाइड द सीड, पानी पिया है हमने, उसको पीते हैं हम। अब कितना Coconut. hint दें? Coconut. हाँ कोकोनट वाटर, वो पूरा सीड ही तो है ना जो अपने को आता है। इसका फ्रूट हम खा सकते हैं क्या, फ्रूट फाइब्रस है, फ्रूट तो हम खाते ही नहीं है। कोकोनट का हम क्या कंज्यूम करते हैं, वाटर। Water. Water. सीड का पार्ट। कोकोनट का हम लोग सीड कंज्यूम करते हैं, और सीड में जो वाटर होता है दैट इज एंडोस्पर्म, राइट। और वही एंडोस्पर्म जब वो रॉ होता है तो वाटर फॉर्म में होता है, और जैसे जैसे मैच्योर होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो पानी। Fiber. Fiber. बोरिंग हो गए। अब ये वो पूरा का पूरा पानी जब धीरे धीरे मैच्योर होता है तो मलाई बनता है, राइट। आप लोग बोलते हैं ना मलाई वाला नारियल, और वो मलाई बाद में किसमें कन्वर्ट होगा, चटनी किसका खाते हैं तुम लोग, Coconut. कोकोनट मिल्क, है ना। वो पूरा आपका पूरा सॉलिडिफाई होगा कोकोनट, मतलब जब अपन क्रश करेंगे उससे पूरा दूध निकल के आता है ना, कोकोनट मिल्क भी कहते हैं उसको। दैट वाटर गेट कन्वर्टेड इनटू मिल्क, Coconut milk. और वही एकदम ड्राई हो गया तो
भाई कोकोनट ड्राई हो गया तो Oil. ऑयल, राइट। तो आपका ये पूरा का पूरा जो अपने को वाटर मिल्क ऑयल मिल रहा है, ये कौन दे रहा है बेटा हमको? Endosperm. एंडोस्पर्म। और ये कब मिलेगा? जब प्लांट क्या फॉलो करेगा? Double fertilization. फर्टिलाइजेशन फॉलो करेगा। क्लियर इतना? Yes. क्लियर। और कहीं कोई सीड खा रहे हो और उसने अपने एंडोस्पर्म फील किया हो? जो सीड खाने में मीठा लगे। Almond. बहुत कम होता है, बहुत कम होता है उसमें स्वीट ऐसा टेक्सचर फील हो टंग पे, ऐसा अच्छा लगे ऐसे खाने में। अभी देखो बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा ठेले पे क्या मिलता है? हाँ जी, ग्रेप्स, कॉर्न, कॉर्न, पॉपकॉर्न, कॉर्न, नॉट पॉपकॉर्न, कॉर्न। कॉर्न मीठा लगता है कि नहीं? बॉयल करके खाओ एकदम मीठा स्वीट Yes. लगता है। तो उस कॉर्न के अंदर भी क्या होता है? Double fertilizer. एंडोस्पर्म, अरे उस कॉर्न के अंदर एंडोस्पर्म होता है जो अपने को मीठा लगता है। समझो आपको प्लांट का? तो प्लांट जब ये पूरा अंदर एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म उसको नरिश करेगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? क्या बनाएगा? सीड। और वही सीड जब जर्मिनेट होगा तो क्या फॉर्म करेंगे बेटा? सिंहासन है तुझे प्लांट सीड क्या फॉर्म करेगा? न्यू प्लांट। क्लियर इतना? Yes. इसमें कुछ नया था कि सेम सब आपने पुराना ही पढ़ा? पुराना तो भी आंसर नहीं आ रहा था। नेक्स्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं? क्योंकि प्लांट रिप्रोडक्शन तो कंप्लीट हो गया, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या है? ये Male reproductive or मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट कब होता है? ड्यूरिंग एडोलसेंस, जो आपका स्टेज चल रहा है। कौन सा स्टेज है आपका? एडोलसेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टीन एज। और क्या कहते हैं इसको? Puberty. प्यूबर्टी। ये तीनों इसी स्टेज का नाम है। द नेम इज एडोलसेंस, द नेम इज टीनेज, द नेम इज प्यूबर्टी, राइट। ये सब है आपको ये फेज में। तो ये फेज में आपके बॉडी में एक कैरेक्टर होता है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है बेटा? ये सेकेंडरी सुना है आपने? सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर Yes. क्या होता है? ये प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर द डे वी बॉर्न एज अ गर्ल एंड एज अ बॉय, ठीक है। और जब तक हम टीनेज के पहले चाइल्डहुड में होते हैं, गर्ल एंड बॉयज में डिस्क्रिमिनेशन करना इजी होता है या डिफिकल्ट होता है? अगर दो बच्चे हैं, मैंने एक को मस्त फ्रॉक पहना दिया है, बाल का लेंथ दोनों का इक्वल है, और एक को मैंने मस्त टी शर्ट, मतलब हम देखो हम लोग कपड़े से आइडेंटिफाई करते हैं ये लड़का ये लड़की है। लेकिन अगर मैंने इंटरचेंज कर दिया, लड़के को लड़की का फ्रॉक पहना दिया, लड़की को लड़के का कपड़ा पहना दिया, कैन यू आइडेंटिफाई? No. नहीं कर पाते अपन आइडेंटिफाई। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में कुछ शेप में ना वेरिएशन होता है, ना फेसेस में कुछ होता है। तो जनरली अगर आप ऐसे देखो, बाहर जाओ और बेबीज देखो और आप बोलते अरे कितना अच्छा लग रहा है, ये तो कितना क्यूट है, बाद में बोलते अरे मतलब बेबी बहुत प्यारा है, बेबी बॉय है, मतलब मोस्ट ऑफ लोग तो कंफर्म कर लेते बॉय है या गर्ल है। और मोस्ट ऑफ आपका जो अजम्पशन होता है वो गलत होता है कि नहीं? Yes. यस, है ना? वो बच्चा आपको दिखने में क्यूट लग रहा है, यू जस्ट प्रेडिक्टिंग कि अरे ये तो बेबी गर्ल होगी, पर होता क्या है? Boy. बॉय। और वही आपको दिख रहा है एकदम ऐसा अलग सा डैशिंग सा लुक दिख रहा है, एकदम ऐसा स्ट्रॉन्ग लुक देखते हुए कोई है, तो वो क्या होता है? वो बेबी बॉय लगता है पर होती क्या है? बेबी गर्ल होती है। और वही सब जब एक सर्टेन एज के बाद में सडनली बॉडी में चेंजेस आते हैं, बॉडी शेप चेंज हो जाता है, शोल्डर ब्रॉड हो जाता है, स्किन ऑयली हो जाती है, पिंपल्स आना शुरू होता है, हल्के हल्के बॉयज को मुस्टैच आना स्टार्ट होते हैं, लड़कों की आवाज सडनली चेंज हो जाती है। तो ये सब चीजें जो चेंजेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? Secondary sexual Secondary character. sexual characters.
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ये चेंजेस के साथ में उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी डेवलप होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी पैरेलली उसके साथ में क्या होता है बेटा, डेवलप होता है। तो अभी यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दे आर हैविंग ग्लैंड्स। इसके अंदर क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं। तो अभी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से ग्लैंड है, पढ़ा है आपने ना? टेस्टोस्टेरोन। वो तो हार्मोन है। ये ऑर्गन की जो पार्ट्स हैं दे आर हैविंग ग्लैंड। तो इसमें जो है आपका ग्लैंड्स में क्या है, सेमिनल वेसिकल। आपको एग्जाम में आ सकता है कि ग्लैंड्स कौन कौन से हैं। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, देन प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है, देन काउपस ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल। और बल्बो यूरेथ्रल को ही हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कॉर्पस, दैट इज कॉर्पस, कॉर्पस ग्लैंड। कॉर्पस नहीं हो, कॉर्पस ग्लैंड है, समझ रहे हो? तो ये जो आपके ग्लैंड है, ये 3 ग्लैंड्स होते हैं। कितने ग्लैंड्स है बेटा मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में? 3, 3, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल आल्सो नोन एज Corpus gland. ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड। कॉर्पस नहीं, कॉर्पस ग्लैंड, राइट? इसको हम लोग कॉर्पस ग्लैंड कहते हैं। अभी इसमें, इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में विच ऑर्गन्स आर इन पेयर? कौन से ऑर्गन आपको पेयर में दिख रहे हैं? टेस्टिस, या टेस्टिस आर इन पेयर, राइट? टेस्टिस आर इन पेयर। और इसका टेस्टिस का जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इस ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? वास डिफरेंस। और कौन है पेयर में? यूरेटर, ये देखो आपका ये जो टेस्टिस है उसके ऊपर एक क्राउन जैसा स्ट्रक्चर है, ये क्राउन एपिडेड, क्या? प्रोट, एपिडिडमिस। क्या कहते हैं इसको? एपिडेमिस, एपिडिडमिस। क्या कहते हैं इसको? Epididymis. एपिडिडमिस कहते हैं बेटा इसको। उसके बाद में एपिडिडमिस के बाद में ये दोनों पेयर में, और सेमिनल वेसिकल और काउपर्स ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड। स्क्रोटम क्या होता है पता है आपको? स्क्रोटम इज अ स्किन। ये जो Covering. टेस्टिस है, टेस्टिस को जो कवरिंग है, ये कॉमन कवरिंग होती है बेटा। पेनिस के पीछे से कनेक्ट, एक ही कनेक्टिविटी होती है, उस स्किन को हम स्क्रोटम कहते हैं। और टेस्टिस स्क्रोटम को जहां से अटैच होता है, जिस पॉइंट को अटैच होता है, टेस्टिस पूरा का पूरा स्किन पे अटैच नहीं होता, एक सर्टेन पॉइंट पे अटैच होता है। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ग्यूबर्निक्यूलम। क्या कहते हैं उस पॉइंट को? ग्यूबर्निक्यूलम। ग्यूबर्निक्यूलम। अभी आप मुझे एक बात बताइए, चलिए चलो पहले ये खत्म करते हैं, फिर हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो ये सब तो पेयर में है, राइट? बाकी सब सिंगल है। सिंगल कौन है? मेल पेनिस है, ठीक है। यूरेथ्रा, ये जो यूरेथ्रा है बेटा, यूरेथ्रा इज कॉमन पैसेज फॉर यूरिनेशन, यूरिन एंड Sperm. स्पर्म, मतलब सीमेन। Semen. जिसमें स्पर्म होता है, जो मेल का फ्लूइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सीमेन। जिसके अंदर क्या होता है बेटा? स्पर्म होता है। देयर इज अ कॉमन पैसेज फॉर द सीमेन एज वेल एज फॉर द यूरिन। ओके, तो आपको ये आपका इसमें कंटेंट है। अभी इसमें देखिए, अगर हम देखें तो जो मेल का ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दिस इज पेयर ऑफ टेस्टिस, और पेयर ऑफ टेस्टिस के आगे द पेनिस इज लाइक अ पेंडुलम, उसके आगे होता है। तो अगर हम देखें, जो टेस्टिस जो है, पेयर ऑफ टेस्टिस एग्जैक्टली इज अ प्लेस जहां पे क्या फॉर्म होता है? स्पर्म। तो जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के अंदर हमेशा क्या होता है? स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? टेस्टिस के अंदर। अभी टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म प्रोडक्शन होगा बेटा, जैसे ये टेस्टिस है, इसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ऐसे कॉलम्स होते हैं। ये कॉलम्स को हम क्या कहते हैं? ये है आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं इसको?
Testicular lobules. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके अंदर होता है, आपकी बुक में दिया है, ऐसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं सेमिनल, क्या कहते हैं? सेमिनल सेमिनल वेसिकल। और ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक सेल होता है। आपको याद है जब हमने माइटोसिस पढ़ाया था, उसमें कहा था एक सोमैटिक सेल होता है, एक जर्म सेल होता है, राइट? यस, इस सेमिनल वेसिकल के पास में क्या है? ये जर्म सेल। जर्म सेल। और ये जर्म सेल क्या करेगा? क्या करेगा? स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। समझ रहे हो? और ये सेमिनल वेसिकल, ये जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होके एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। दिख रहा है आपको ये पाइप? ये देखो छोटे छोटे पाइप्स, ये पाइप्स दिख रहे हैं बेटा? दिस वन, दिस वन। तो ये जो पाइप्स है, इसको हम क्या कहते हैं? रेटे ऑफ टेस्टिस। ये सब बुक में स्टेटमेंट है आपको, रेटे ऑफ टेस्टिस कहते हैं। और रेटे ऑफ टेस्टिस ये जब आके एपिडिडमिस में ओपन होते हैं, कहाँ पे आता है ये? कहाँ पे आते हैं, ओपन होते हैं? एपिडिडमिस में। जब ये ओपन होते हैं उसको कहते हैं वासा इफ्रेंशिया। क्या कहते हैं उसको? वासा इफ्रेंशिया। तो वासा इफ्रेंशिया क्या है? अगर मैं कहूँ वासा इफ्रेंशिया, आपको पूछा जाए व्हाट इज वासा इफ्रेंशिया, तो देखो यहाँ पे एक वास डिफरेंस है, ठीक है? वास डिफरेंस हमारा पाइप है जहां से स्पर्म जाएगा आगे, ठीक है? एक है आपका वासा इफ्रेंशिया। तो अभी जो वासा इफ्रेंशिया है वो क्या कर रहा है? वो है क्या? अभी वासा इफ्रेंशिया जो है क्या है? दैट इज ओपनिंग ऑफ टेस्टिस इनटू, कहां पे ओपन होगा टेस्टिस? एपिडिडमिस में। तो जो वासा इफ्रेंशिया क्या है? दैट इज ओपनिंग, ये छोटा सा ओपनिंग है एपिडिडमिस के अंदर। ये दिख रहा है आपको क्राउन जैसा स्ट्रक्चर इसके ऊपर? इसमें टेस्टिस और एपिडिडमिस के बीच का जो ओपनिंग है उसको वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। अभी स्पर्म डायरेक्टली प्रोड्यूस होके कहां पे आ गया? कहां पे आ गया बेटा? एपिडिडमिस। एपिडिडमिस में आके वो स्टोर हो गया, स्टोरिंग ऑफ स्पर्म। यहाँ पे स्पर्म उसने स्टोर कर दिया, राइट? अब ये स्पर्म जो स्टोर होने के बाद ये ट्रैवल करेगा कहां पर? वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस से ये ट्रैवल करके आएगा, किसके कांटेक्ट में आएगा? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद में बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड, और उसके बाद में ये जाएगा यूरेथ्रा से, है ना? तो ये जो यूरेथ्रा है, ये पेनिस के अंदर, इसको हम पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। ये जो मस्कुलर पार्ट है, ये पिंक कलर का जो मस्कुलर पार्ट है, ये एग्जैक्टली क्या है? मेल पेनिस, राइट? तो ये यहां से यूरेथ्रा पास ऑन होगा और यहां से फ्लूइड को वो बाहर निकाल देगा। तो इनिशियली अभी इस पेनिस के ऊपर जो इनिशियली स्किन होता है, दैट स्किन इज कॉल्ड एज फोर स्किन। और स्किन के अंदर का जो उसका जो मसल्स होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लैंड्स। इंटरनली जो मसल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ग्लैंड्स। और उसके ऊपर का जो कवरिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोर स्किन। तो ये तो अभी हो गया आपका मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये इसका पार्ट। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर आप देखें तो ये मेल के बॉडी के बाहर है, राइट? थाइस के बीच में, बॉडी के बाहर, और हिप के जो बोन्स है उसके नीचे है। तो व्हाट इज द रीजन कि मेल का ये ऑर्गन यहां से ये पूरा ये बॉडी के बाहर क्यों है? क्या रीजन है? स्पर्म बॉडी के हीट के वजह से फॉर्म नहीं हो सकता। या जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस को अगर स्पर्म प्रोड्यूस करना है तो ये इसका टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा कम चाहिए। मतलब इसको फॉर्म करने के लिए अगर बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37। इसको प्रोड्यूस करने के लिए उसको चाहिए कितना? 34। अगर मुझे इतना टेम्परेचर चाहिए तो बॉडी से अगर वो कनेक्ट रहेगा, अटैच रहेगा, तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होएगा।
नहीं होगा, इसके लिए वो पूरा पार्ट जो है बॉडी के बाहर है, और दैट इज द रीजन कि जो टेस्टिस है वो सिर्फ एक कनेक्टिविटी है, सिर्फ एक छोटे से डॉट, एक छोटे से मसल से कनेक्टेड, और उस मसल का नाम क्या बोला था हमने? ग्यूबर्निकुलम। उससे वो अटैच है, किससे अटैच है बेटा? स्किन जो होता है टेस्टिस के ऊपर, जो स्किन होता है उसको हम क्या कहते हैं? Scrotum. समझा आपको? तो मेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो उनके बॉडी के बाहर इसलिए होता है क्योंकि स्पर्म जो होता है वो बॉडी से कम टेम्परेचर में प्रोड्यूस होता है, राइट? राइट? Yes. ओके। नेक्स्ट क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे मेल के पास में कौन सा ग्लैंड था? बल्बो यूरेथ्रल। तो अगर फीमेल है तो फीमेल के पास कौन सा ग्लैंड होता है? नेहा, कौन सा होता है? कौन सा ग्लैंड है? पार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, तो ये आपका फीमेल में जो ग्लैंड होता है वो बार्थोलिन ग्लैंड, और मेल का जो ग्लैंड है वो कौन सा है? बल्बो यूरेथ्रल। तो कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन बार्थोलिन एंड बिटवीन बल्बो यूरेथ्रल। कंफ्यूजन होगा ना अगर मैं आपको बार्थोलिन और बल्बो एक साथ दे दूं, कंफ्यूजन होगा कि नहीं? होगा। तो बार्थोलिन हमेशा याद रखेंगे वो फीमेल बॉडी का ग्लैंड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ग्लैंड है, और बल्बो यूरेथ्रल जो है वो मेल बॉडी का ग्लैंड है। तो अभी यहाँ पर देखो फीमेल का जो यूट्रस ये पूरा है, ये क्या है बेटा? दैट इज कॉल्ड एज यूट्रस। इसका शेप कैसा है? कैसा है? Dome shape. डोम शेप है ये यूट्रस। तो फीमेल का जो यूट्रस है ये डोम शेप है। अभी यहाँ पे ये डोम शेप यूट्रस का जो पार्ट है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये डोम शेप जो पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके जो पार्ट्स हैं, इसमें जो आउटर है, फिर ये मिडल है, दिस इज आउटर, दिस इज मिडल, दिस इज इनर, ठीक है। तो अंदर का जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलिए। Endometrium. इंडोमेट्रियम। तो इसका जो देखो अपर लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर, जो इनर मोस्ट लेयर होता है, तीसरा जो आपको ये दिख रहा है, ये लेयर कौन सा होता है बेटा? Endometrium. ये एंडोमेट्रियम होता है इसका, ठीक है। अभी ये जो पूरा ये डोम शेप यूट्रस है उसका ओपनिंग क्या है? द ओपनिंग इज वजाइना। फीमेल वजाइना इज ओपनिंग ऑफ यूट्रस। उसके पास में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, एक यहाँ पर, जिसको हम क्या कहते हैं? उसका सेर्विक्स। क्या होता है बेटा ये इसका? सेर्विक्स। सेर्विक्स जो पूरा स्ट्रक्चर है ये कहाँ पर? डोम शेप यूट्रस और वजाइना के बीच का लेयर है, जो उसका एक्सटर्नल और इंटरनल ओपनिंग डिफाइन करता है कि ये अंदर का ओपनिंग है, ये बाहर का ओपनिंग है, ठीक है। उसके बाद में अभी हमारा जो यूट्रस है, यूट्रस आर हैविंग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और इसको क्या दूसरा नाम क्या है आपके बुक में? ओविडक्ट। क्या कहते हैं इसको? Oviduct. ओविडक्ट। तो ये फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट जाके किसको अटैच हुआ है? ये क्या है? Ovary. ये है हमारा ओवरी। ओवरी ऑलवेज इन अ पेयर। तो लेफ्ट और राइट साइड में ओवरी जो होता है ये पेयर में होता है, जिसको कौन आके अटैच होता है? फैलोपियन ट्यूब का ये पार्ट, ये जो फिंगर जैसा पार्ट है इसके बाद, ये जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है इस फैलोपियन ट्यूब का, उसको हम क्या कहते हैं? बहुत छोटा है वहां पे, मैं फिर से लिखती हूँ। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं बच्चा? फिम्ब्रिए। क्या रीड करते हैं इसको? फिम्ब्रिए। 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 राइट, फिम्ब्रिए। तो अभी जो ओवरी है, ओवरी इज अ साइड जहां पे क्या होगा? क्या होगा यहाँ पे? Production of egg. प्रोडक्शन ऑफ एग्स।
अभी आप देखिए प्रोडक्शन ऑफ एग ओवरी में, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मेल में स्पर्म प्रोडक्शन कब होता है, जब वो एडोलसेंस में, टीन एज में आता है। बट फीमेल का अगर हम बात करें तो क्या फीमेल में एग प्रोडक्शन भी टीन एज में होता है? नो। फीमेल अपने अंडे लेके पैदा होती है बेटा, फीमेल्स अपने एग्स को लेके पैदा होती है। तो फीमेल बेबी जो होती है, फीमेल फीटस, फीमेल फीटस, फीटस मतलब क्या होगा? फीटस मतलब क्या बेटा? जब बच्चा मम्मी के पेट में होता है तो उसको फीटस कहते हैं। जब मम्मी के पेट में होता है तो क्या कहते हैं? fetus, जब वो डिलीवर होता है तो वो बेबी होता है, उसके बाद में उसकी लाइफ के फेजेस शुरू हो जाते हैं, टोडलर, चाइल्ड, बाकी का सब शुरू हो जाता है। जब फीमेल फीटस होती है, फीमेल फीटस, फीटस मतलब कहाँ पे है वो? कहाँ पर है वो? mother's abdomen, मदर रूम्स में, राइट? जब फीमेल मदर रूम्स में जस्ट फॉर 3 मंथ्स की होती है, कितने महीने की? 3 months, 3 मंथ्स की, मम्मी के पेट में 3 महीने की जब वो होती है, उस टाइम में 3 मंथ्स में जब उसका लेंथ होता है कितना? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। उस टाइम पे उसके पास में होते हैं कितने अंडे होते हैं? 3 million. 3 3 मिलियन मिलियन एग्स होते हैं बेटा उसके पास। मैंने कहा फीमेल अंडे लेके पैदा होती है। और जब वो डिलीवर होती है एज अ बेबी, मैंने बोला बेबी गर्ल, बेबी गर्ल मतलब क्या हो गई? ये डिलीवर हो चुकी है, मतलब अभी वो डिलीवर हुआ तो उसका लेंथ कितना होगा? जब वो डिलीवर हो जाती है उसका लेंथ होता है, इवन बेबी गर्ल हो या बॉय हो, सबका 54 Centimeter. सेंटीमीटर आफ्टर 9 मंथ कंप्लीट करके। अभी इसके पास कितना है? 1 मिलियन। जब वो डिलीवर हुई तो 1 मिलियन, मतलब 2 मिलियन एक क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, डीजनरेट हो गया, गायब हो गए बॉडी में, खत्म हो गए। जब वो फॉर्म हो रहा था उसका बॉडी, तब उसकी बॉडी में कितना था? 3 3 million, million. जब वो डिलीवर हुई एज अ गर्ल तब कितना था? 1 million, 1 million, जब फीमेल प्यूबर्टी में आई, प्यूबर्टी का लेंथ नहीं लिखेंगे तो हाइट वाइज वेरी करता है, तो फीमेल जब प्यूबर्टी में आई दैट टाइम शी हैज ओनली 40 lakh 40,000 thousand in each ओवरी। पहले 1 मिलियन ही ईच ओवरी था, अभी प्यूबर्टी में कितना बचा? 40,000 40,000. 40,000 बचा उसके प्यूबर्टी में, राइट? मतलब सब डीजनरेट हो गया। दैट इज अ रीजन कि बॉडी, फीमेल का बॉडी का ग्रोथ एज कंपेयर टू मेल फास्ट होता है। अगर कोई लड़की बॉर्न हुई आपके घर में, 1 साल में वो ट्राई क्या चलने का और भागने का भी कोशिश करती है, और लड़का वही क्रॉलिंग और वो उसमें ही बिजी रहता है, क्योंकि उसकी बॉडी का ग्रोथ एज कंपेयर टू गर्ल्स बॉडी ग्रोथ जो होता है वो स्लो होता है। तो देखिए यहाँ पे प्यूबर्टी में 40, तो प्यूबर्टी में अभी जो 40 के है तो ईच मंथ क्या होगा? एक क्या होने लगेगी? एक एक अंडे 1 egg get मैच्योर्ड। हर महीने एक एक अंडा क्या होगा? मैच्योर होगा फ्रॉम ईच ओवरी, कभी लेफ्ट से कभी राइट से। ऐसा नहीं कि सिर्फ राइट वाला ही मैच्योर करेगा। चलो एक महीने में ये मैच्योर किया, दूसरे महीने में इसने किया, दूसरे में इसने किया तो तीसरे में ये करेगा। तो हर महीने अल्टरनेटिवली ये जो ओवरी होते हैं वो एक को क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैच्योर करते हैं। mature, जब ये मैच्योर होते हैं, देखिए अभी यहाँ पे देखिए एक मैच्योर हो गया, ओवरी के अंदर एक क्या हो गया बेटा? मैच्योर हो गया। अभी जो फिम्ब्रिय है, इस फिम्ब्रिय में छोटे छोटे होल्स होते हैं। इस फिम्ब्रिय में क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे पोर होते हैं। ये पोर में से अंडा जो है ये डायरेक्टली कहां पे चला जाएगा? ये ट्यूब में। कहां पे पहुंच जाएगा बेटा? ये ट्यूब में। जब ये एग इस ट्यूब में पहुंच जाता है, यहाँ पर ये ट्यूब में जाके 24 to 48 आवर्स ये वेट करता है, किसका?
स्पर्म का। किसका वेट करता है? किसका वेट करता है? स्पर्म का। अगर स्पर्म नहीं आया तो, अगर स्पर्म नहीं आया तो ये एग की क्या हो जाएगी उसके बाद में? डीजनरेट। ना, डिजनरेट नहीं होता, डेथ हो जाएगी। अब ये जो डेड एग है, ये डेड एग यहाँ से ट्रैवल करेगा, और जब ये एग यहाँ पे बाहर आया, ये जो इंडोमेट्रियम हमने यहाँ पे लिखा है, ये इंडोमेट्रियम थिक हो जाता है। ये इंडोमेट्रियम क्या हो जाता है बेटा? ये पूरा एक ऐसे ये पूरा इंडोमेट्रियम थिक हो जाता है। क्यों? उसको लगता है कि अगर स्पर्म गया और उसने इसको फर्टिलाइज कर दिया तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा। अब जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट जब यहाँ से आएगा, क्योंकि डायरेक्ट ओपनिंग था ना, इसने ओपनिंग को क्या किया? सील कर दिया। अगर जाइगोट आता और यहाँ पे ओपनिंग रहता, डायरेक्टली जाइगोट बाहर आ जाता, राइट? यस यस। तो जैसे ही एक बाहर आता है तो इंडोमेट्रियम थिक हो जाता है। तो जैसे ही ये इंडोमेट्रियम वहां पे थिक होता है, थिक होने के बाद वेट करता है कि स्पर्म जाके फर्टिलाइज करेगा। लेकिन अगर एग की डेथ हो गई और ये डेड एग आया कहां पर? इंडोमेट्रियम में। कहां पे आया बेटा? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में आया। जब एंडोमेट्रियम में डेड एग आएगा, अब एंडोमेट्रियम को तो ये जाइगोट नहीं मिला, एंडोमेट्रियम को क्या मिला? मरा हुआ अंडा, डेड एग मिला। अब ये डेड एग को लेके अब वो क्या करे? अब डेड एग को रुका नहीं सकता ना अंदर, उसको बाहर रिलीज करना पड़ेगा। उसको करना पड़ेगा या नहीं? यस। Yes. तो वो क्या करेगा? ये जो उसने दांत, ये टिश्यू जो बनाए थे, ये टिश्यू को डिसॉल्व कर देगा। वो इंडोमेट्रियम में टिश्यू को क्या करेगा बेटा? Dissolve. डिसॉल्व। जब ये यहाँ पे टिश्यू डिसॉल्व होगा बच्चा, जब ये टिश्यू डिसॉल्व होगा, जब डिसॉल्व होगा तो ऑब्वियस है उसमें से क्या निकलेगा? ब्लड। क्या रिलीज होगा उसमें से? ब्लड। या उसमें से ब्लड रिलीज होगा। और ब्लड और एग ये दोनों जब बाहर रिलीज होंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या रिलीज होता है? ब्लड प्लस डेड एग, राइट? और उसके साथ में स्टिकी सब्सटेंस होता है इसके अंदर, दैट इज म्यूकस। तो जब ये पूरा प्रोसेस मतलब सब्सटेंस बॉडी से बाहर रिलीज होता है, उसको हम कहते हैं क्या है? क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन। ये प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, ठीक है? और ये प्रोसेस, मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस जो होता है फीमेल बॉडी में 1 to कितने दिन का होता है? 5 days. 1 to 5 days का होता है। मतलब ये जितने भी टिश्यू इसने यहाँ पे फॉर्म किए उसको कंप्लीटली डीजनरेट करने में कितना टाइम लगेगा उसको? 5 days. 1 to 5 days। तो जब तक वो डीजनरेट करता रहेगा तब तक ब्लड वहां से लॉस होता रहेगा। तो देखो यहाँ पे इनिशियली उसकी बॉडी में कितना एग था जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ? जब उसने प्यूबर्टी में आई और जब मैच्योरेशन स्टार्ट हुआ, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन उसका हुआ, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेनार्क। क्या कहते हैं? Narc. जब फीमेल फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस फॉलो करती है अपने बॉडी का, उसका होता है मेनार्क। एंड द लास्ट मेंस्ट्रुएशन उसके लाइफ का क्या होता है? Menopause. मेनोपॉज। या मेनोपॉज स्टॉप होता है। जब वो स्टार्ट होता है तो मेनार्क, और जब स्टॉप होता है तो उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। तो हर मेंस्ट्रुअल प्रोसेस में, हर एक जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है उसमें कितना अंडा निकलता है? मैक्सिमम 1 एंड वेरी रेयरली 2। मोस्ट ऑफ हर मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस में फीमेल बॉडी से कितना एग रिलीज होगा? 1 ओनली 1 एग, एक अंडा रिलीज होता है, ठीक है? और उसकी बॉडी में टोटल कितना है? 40,000 है दोनों में। और अगर मैं इस मेंस्ट्रुअल मैं ये रिमूव कर रही हूँ कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, लेना है। ले लो। लिया? Yes, yes. यस Yes. अभी देखिए ये जो पूरा मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है यहाँ पे, ये पूरा जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस है, ये मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस तो 1 to 5 days का होता है, लेकिन इसमें जो साइकिल ऑपरेट होता है इस पूरे यूट्रस का, इसका जो यूट्रस का साइकिल होता है, उस साइकिल को हम क्या कहते हैं?
Menstrual cycle. मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ये साइकिल कितने दिन के लिए होता है? 28 to 30. 28 to 30 डेज का होता है, ठीक है। और उसमें से 5 डेज इसका मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस का होता है। तो इसमें देखिए 20 to 30 डेज का इसका एक साइकिल होता है। हर साइकिल में फीमेल बॉडी से एक एग रिलीज होता है। कितना? One. वन एग। One egg. In case female has started this menstruation process and this menstrual cycle, अगर उसके बॉडी का ऑपरेट हो रहा है, इन केस कभी ऑपरेट हो रहा है फ्रॉम द एज ऑफ 10, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना फीमेल एंटर्स इन द प्यूबर्टी इन एज ऑफ 10 to 14 15, मतलब 14 तक है, राइट। 10 to 15 में वो प्यूबर्टी तक में एंटर कर जाती है। तो अगर उसका 10 की एज में 10 साल की उम्र में उसका पहला मेंस्ट्रुएशन हुआ, फर्स्ट टाइम इसमें एक महीने उसमें, तो जब एक बार हुआ समझ जाइए वहां पर, और उसका जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस है वो 35 की एज तक हुआ, 35 नहीं 45 की एज तक हुआ या 40 की एज तक हुआ। 40 की एज में पर मंथ अगर वो 28 डेज का साइकिल ऑपरेट करके एक एग रिलीज करी, तो एक साल में कितना एग रिलीज होगा उसकी बॉडी से? मैं 28 ले रही हूँ, ये सबसे स्टैंडर्ड है ये 28। 12 to 13. 12 to 13. अगर मैं 28 लूंगी तो भी 12, 13 to 14. 13 to 14। तो समझ जाइए वो 40 की एज, मतलब उसने 40 का या 45 लेती हूँ मैं, प्रोबेबली मैं 45 लेती हूँ, उसने एक साल में 13 एग रिलीज किया, राइट। तो टोटल कितना एग रिलीज हुआ? क्योंकि इसमें से हम लोग 10 माइनस कर देंगे उसके पहले का चाइल्डहुड का, तो कितना एग रिलीज हुआ? कितना एग रिलीज हुआ? बोलो। 585. हाँ जी, 585. 585 एग्स रिलीज हुए थे। कितने प्यूबर्टी के टाइम पे? 40,000. 40,000। इस 585 के इसमें से एक दो अंडे हम हैं, हम हमारे भाई बहन, राइट, हम लोग हैं। बाकी सिर्फ इतना ही अंडा रिलीज हुआ ना बॉडी के बाहर, बाकी के एक कहाँ गए? 40,000 थे हर ओवरी में। और पूरे लाइफ में, फीमेल की पूरी लाइफ में कितना अंडा बाहर आया? 585. 585 ही बाहर आया। बाकी के सारे एक क्या हो गए? डीजनरेट हो गए। तो समझा आपको इतना? Yes. क्लियर? यस। Yes. Yes. ओके। अभी देखिए फीमेल में जो साइकिल ऑपरेट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर 28 डेज, राइट, 28 डेज 30, मोस्ट ऑफ हम 28 डेज लेते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर टाइम में फीमेल के बॉडी में एक महीने में 4 टाइप के हार्मोन चेंज होता है। विद इन मंथ कितने टाइप के हार्मोन्स फॉर्म होते हैं? 4 टाइप्स के हार्मोन्स। तो सबसे पहला हार्मोन जो उसमें फॉर्म होता है, उनका जो सबसे पहला हार्मोन फॉर्म होता है वो कौन सा है? द फर्स्ट हार्मोन इज FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। Yes. ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब फॉर्म होता है तो देखिए कौन सा होता है, कौन सा फेज, उसको हम लोग क्या कहते हैं? Follicular. फॉलिकुलर फेज। ये फॉलिकुलर फेज 1 to 14 डेज में, तो ये FSH में जो ऑलरेडी जो अंडा फॉर्म हुआ रहता है, जो एक पहले से बना हुआ होता है, उसके ऊपर ऐसे सेल्स आते हैं। क्या आते हैं उसके ऊपर? ऐसे Cells. ये सेल्स आते हैं। ये सेल्स को हम कहते हैं फॉलिकल सेल। क्या कहते हैं इसको? सॉरी, फॉलिक्यूलर सेल। क्या कहते हैं? Follicular cell. Follicular cell. फॉलिक्यूलर सेल कहते हैं। तो देखो उस टाइम पे मेंसेस हो रहा है, मेंसेस हो रहा है मतलब फीमेल ब्लीडिंग स्टेज पर है, और उसी टाइम पे FSH फॉर्म हुआ, और वहां पे यूट्रस, ओवरी के अंदर दूसरा एक तैयार होना शुरू हो गया। समझ रहे हो? जब फीमेल ऑलरेडी मेंस्ट्रुएशन कर रही है उसी टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज हुआ? FSH। और जो एक ओवरी के अंदर है वो डेवलप होना भी क्या हो गया? शुरू हो गया। और जैसे ही फॉलिकुलर सेल फॉर्म हुआ, इसने सिक्रीट किया। क्या सिक्रीट किया? एस्ट्रोजन सिक्रीट किया। तो देख रहे हो, जैसे ही इसने एस्ट्रोजन सिक्रीट किया, इसी फेज में, प्रोलिफरेटिव फेज में,
इसका जो एंडोमेट्रियम होगा, एस्ट्रोजन क्या करेगा? थिकनिंग ऑफ, endometrium. या थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, जो हमने पहले पढ़ा था ना वहां पे कि एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा? Thick. थिक हो जाएगा। तो भाई यहाँ फॉलिक्यूल ने एस्ट्रोजन रिलीज कर दिया और अभी यहाँ पर वो क्या हो गया? एंडोमेट्रियम यहाँ पे यूट्रस में, देखिए साइज बड़ा हो गया ना, फॉलिकल होने की वजह से इसका साइज बड़ा हो गया। एक का पहले Yes. छोटू सा था, फॉलिकल ऐड हुआ, फॉलिकल ऐड होके साइज बड़ा हो गया, तब तक इसने इसका एंडोमेट्रियम क्या कर दिया? थिक कर दिया, एंडोमेट्रियम थिक कर दिया। जैसे ही थिक किया तो एस्ट्रोजन आ गया। इसको हम फीमेल का हैप्पी हार्मोन कहते हैं। फीमेल का हैप्पी हार्मोन कौन है? Estrogen. Estrogen. क्योंकि जब ये रिलीज होता है तो फीमेल की बॉडी का स्टैमिना पीक लेवल पे होता है। आप कुछ भी करवा लो, वो थकेगी नहीं, कुछ भी करवा लो, क्योंकि वो उसके बॉडी में सारे सेल्स को एक्टिव करने में हेल्प करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है इसके बॉडी का, एस्ट्रोजन। और जैसे ही 13 डे मतलब 1 to 13 डेज के बीच में कितने हार्मोन रिलीज हो गए? कितने हो गए? FSH रिलीज हुआ था फर्स्ट डे दो। जब मेंस्ट्रुएशन दो। हुआ, और टिल 13 डे तब तक 2 हार्मोन रिलीज हो गए। उसके बाद जैसे ही 14th डे आता है, एक ही दिन का, इसको हम कहते हैं इसका ओव्यूलेशन फेज। क्या कहते हैं? Ovulation phase. ओव्यूलेशन फेज। तो देखिए यहाँ पर ये फेज में क्या होता है? ये फेज में रिलीज होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? Luteinizing hormone. Luteinizing hormone. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो हार्मोन रिलीज होता है सिर्फ एक ही दिन के लिए, और इसमें देख रहे हो ये हार्मोन का अगर एक ग्राफ देखो तो पीक पे है, Yes. पीक पे है। मतलब अब यहाँ पे क्या होगा? क्या रिलीज हुआ? Ovum. ओवम, Ovum. ओवरी से। ओवम ओवरी से रिलीज हुआ, कहाँ पे जाएगा? ट्यूब में। Tube. कहाँ पे जाएगा? Tube. ट्यूब में। और ये जो है ये फॉलिकुलर सेल है ना बेटा, अभी ओवम अंदर था, ये सेल क्या है? Follicular cell. फॉलिकुलर सेल। तो ये जो फॉलिकुलर सेल है, अंडा निकालने के बाद में कन्वर्ट हो जाता है किसमें? Corpus luteum. कॉर्पस लुटियम में। और अगर ये कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट होता है, जैसे ही कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होके ये क्या सिक्रीट करता है? Progesterone. या द लास्ट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। Progesterone. तो LH की वजह से क्या सिक्रीट होगा? Progesterone. Progesterone. दिस इज फोर्थ हार्मोन, फोर्थ हार्मोन है ये, Yes. राइट? Yes. प्रोजेस्टेरॉन जब रिलीज होगा तो कौन से फेज पे होगी फीमेल? 15, मतलब यहाँ मैं 16 से लूंगी, 16 to 28। और तब तक एग मर जाएगा, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? एग मर उसकी जाएगा। मर जाएगा, और मरते ही फिर से कौन से स्टेज पे आ जाएगा? First. फर्स्ट। मर के बाहर निकलेगा, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उसका क्या है आपका? दैट इज ऑल अबाउट योर फीमेल Reproductive. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नहीं, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल। समझे? और सबसे सेंसिटिव फेज कौन सा होता है फीमेल का? 1 to 5, जब वो मेंस्ट्रुएशन कर रही होती है उसकी, क्योंकि उसकी बॉडी से क्या ब्लड लॉस हो रहा होता है, और अगर ब्लड लॉस हो रहा है मतलब उसका इम्यूनिटी पावर Low. लो है। इसके लिए उसको उस टाइम पे सेल्फ हाइजीन का काफी ख्याल रखना पड़ता है। क्लियर इतना? Yes. कुछ नया सीखे? बोलेंगे नहीं? Yes, ma'am. Yes. Miss. Yes. थैंक यू, थैंक यू। अच्छा लगा सुन के, नया सीखा आपने, नहीं तो बोल देते हो नहीं। क्लियर इतना बेटे? Yes. क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करें? आंसर देंगे? Yes. Yes, miss. Yes, miss. ओके बेटा जी। कहाँ गया? जस्ट मिनट ना बच्चा। तो देखिए मैं आपका वही शीट डिस्कस कर रही हूँ जो आपको मिलेगा अभी।
तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, dash are called as accessory walls because they are responsible for the protection of inner walls. Calyx and corolla. कैलेक्स एंड कोरोला. Calyx and Calyx and corolla. क्या बात है. Asexual reproduction is what? A method in which more than one parent are involved. In one parent are A method B. producing genetically identical option C.